अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जनरल पैथोलॉजी स्टार्ट करने लगे हैं। उसका चैप्टर नंबर 1 सेल इंजरी, सेल डेथ एंड अडाप्टेशंस। पहले बेसिकली हम देख लेते हैं कि पैथोलॉजी है क्या। पैथोलॉजी हम सुनते आ रहे हैं कि पैथोलॉजी में डिजीज़ वगैरह होती हैं। अब डिजीज़ में इसकी मेन डेफिनेशन हम कैसे करेंगे। डिजीज़ में ना दो चीज़ें आती हैं। एक तो उस डिज़ीज़ का कॉज क्या था, पहले कॉज क्या था, किसके तहत हुई, उस कॉज को हम बोलते हैं एटियोलॉजी ऑफ द डिजीज़। जब कॉज हो गया, उसने कुछ इन्फेक्शन जो भी कराना था वो हो गया। अब उसके बाद एक मैकेनिज़्म चलेगा जिसके तहत वो ना बीमारी होगी, तो उस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं पैथोजेनेसिस। तो पैथोलॉजी में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, एटियोलॉजी ऑफ द डिजीज़। एटियोलॉजी ऑफ द डिजीज़ मीन्स कॉज एंड अंडरलाइंग मैकेनिज़्म यानी पैथोजेनेसिस। ठीक है। इसके बाद जो है ना, इसमें दो टाइप्स आ जाती है फर्दर, जनरल पैथोलॉजी एंड सिस्टेमिक पैथोलॉजी। जो जनरल पैथोलॉजी होती है वो सिंपली सेल्स का रिस्पॉन्स शो करती है। सपोज कोई स्ट्रेस था या कोई स्टिमुलस था, इंजरिंग स्टिमुलस या कोई भी था, उसमें सेल का रिस्पॉन्स क्या था, ये होती है जनरल पैथोलॉजी। जो सिस्टेमिक पैथोलॉजी होती है वो हमें बताती है कि ऑर्गन्स का क्या रिस्पॉन्स है। जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स का इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस या वगैरह जो भी कोई स्टिमुलस आया, कोई नॉक्शियस स्टिमुलस या किसी भी तरह का, उसके रिस्पॉन्स में ऑर्गन्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि सिस्टेमिक पैथोलॉजी है। ओवरव्यू दिया हुआ सेलुलर रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस एंड नॉक्शियस स्टिमुलस। आप बस यही मेन देख लें और कुछ ख़ास नहीं है इसमें। यहाँ से बेसिकली स्टार्ट हो रहा है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ पे कुछ नहीं है इनिशियल में, लेकिन फिर मैं बता देती हूँ। जो नॉर्मल सेल है ना, नॉर्मल सेल होम्योस्टेसिस कर रहा होता है। मीन्स उसके इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आती हैं, किसी भी टाइप की चेंजेस आती है, तो उनको जो है ना उसके लिहाज से वो अपने अंदर तब्दीलियाँ नहीं लाता, वो उसके मुताबिक ही हो जाता है, माहौल के मुताबिक खुद को अडेप्ट कर लेता है। ठीक है। अब ये जो अडेप्ट है, अडेप्ट ये दो तरह के स्टिमुलस बताए हुए यहाँ पे अडेप्टेशन में। स्ट्रेस बताई हुई है, जैसे कोई सेल को कोई स्ट्रेस हुआ, जैसे हम वो करते हैं, वो वेट लिफ्टर्स वगैरह एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें जो है ना वेट लिफ्टिंग में। और दूसरा ये है इंक्रीज डिमांड कोई बढ़ गई है हमारे ऑर्गन्स वगैरह की, तब जो है ना क्या होती है, अडेप्टेशन वगैरह होती है। ठीक है। अडेप्टेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, या तो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, मीन्स हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, या फिर उसका नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, उसकी जो है ना हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, या फिर जो है ना एट्रोफी हो सकती है, मेटाप्लेजिया हो सकती है। इसकी बहुत सारी आगे टाइप्स हम पढ़ेंगे। तो या तो ये हो सकती है, या फिर हो सकता है कि अगर कोई इंजरियस स्टिमुलस था, ठीक है, कोई इंजरियस स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस नॉर्मल नहीं था, स्ट्रेस और इंक्रीज डिमांड से हट के था, कोई इंजरी वगैरह हुई है, तो इसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा, सेल इंजर्ड हो जाएगा, जख्मी हो जाएगा। तो अब इन दोनों के रिस्पॉन्स में क्या होता है, एक मिनट, जो अडेप्टेशन होती है ना, अडेप्टेशन के बाद सेल इंजरी होती है। मीन्स अब एक सेल है वो कब तक अडॉप्ट कर सकेगा। ठीक है। एक सेल की या कोई भी बंदा है, उसकी एक सकत होती है ना कि मैं इस हद तक बर्दाश्त कर सकूँ, तो इस हद से ज़्यादा नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। तो बस वही बात है कि एक सेल एक हद तक अडेप्ट कर सकता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर वो स्ट्रेस कंटिन्यू रहता है तो उसकी वजह से अडेप्टेशन वो नहीं कर सकेगा और वो इंजर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। सेल इंजरी हो जाएगी। अब दो तरह से हो रही है, या फिर डायरेक्ट कोई इंजरस स्टिमुलस आ रहा है, या फिर इनडायरेक्टली अडेप्टेशन कर करके वो थक गया, अब नहीं अडेप्ट कर सकता, तो सेल इंजरी हो जाती है। इसके बाद जो है ना, सेल इंजरी में फिर आगे फर्दर अभी भी चांसेस है सेल इंजरी हुई है, सेल मरा नहीं है, सेल के मरने से अभी मरने तक पहुंचने के लिए अभी कुछ मराहिल होने हैं। तो सेल इंजरी में रिवर्सिबल हो सकती है, या फिर सेल सब सेलुलर अल्टरेशंस हो सकती हैं, या फिर एपोप्टोसिस हो सकती है। अब पहले हम देख लेते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी को। रिवर्सिबल सेल इंजरी अच्छी चीज़ है एक लिहाज से, इस तरह के सेल इंजर्ड हो गया, लेकिन अगर वो स्टिमुलस जो है जिसके रिस्पॉन्ड में ये इंजरी स्टार्ट हुई थी, वो स्टिमुलस हम रिमूव कर देते हैं, तो सेल जो है ना दोबारा अपनी इनिशियल स्टेज पे वापस आ सकता है, ये रिवर्सिबल है। या फिर ऐसा हो सकता है कि सब सेलुलर अल्टरेशन स्टार्ट होती है, उसके अंदर ही कोई बीच में कोई चीज़ें स्टार्ट होनी शुरू हो जाए, सब सेलुलर अल्टरेशन। या फिर एपोप्टोसिस, वो जो है ना सेल, जैसे हमने पढ़ा है कि हमारी जो है ना कुछ ऑर्गन्स होते हैं हमारे जो है ना रिग्रेस कर जाते हैं जब एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद, मीन्स जब फीटस बनता है ना, फीटस जब आता है इस दुनिया में, तो उसके कुछ ऑर्गन्स जो है ना रिग्रेस हो जाते हैं।
तो वो यही है कि एपोप्टोसिस, जैसे जो है ना ये हमारी उंगलियों वगैरह के सेल्स हमने पढ़ा था एफएससी में कि यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो रिग्रेस कर जाते हैं, इस वजह से हमारी उंगलियां सेपरेट हो जाती हैं। तो या तो ये हो सकती है, एपोप्टोसिस हो सकती है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ फर्दर कंटिन्यू कर सकती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब रिवर्सिबल सेल इंजरी ये भी एक हद तक चलेगी। अगर जो है ना बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस जाता रहे तो फिर क्या होगा कि वो थक जाएगा, उसकी सारी सकत ही ख़त्म हो जाएगी, इरिवर्सिबल हो जाएगा। जब इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी तो जो है ना वो क्या होगा, नेक्रोज होना स्टार्ट हो जाएगा, वो सेल डाई करना स्टार्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे बेचारे सेल्स। इसमें यही कुछ था, कुछ खास पढ़ने वाला तो नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ना है तो।